हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज एरिया। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसका कंपोजिशन और उसका वाइडर रोल इन इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसके आगे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे एज अ एमपीसी। तो एमपीसी आरबीआई की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी जो इसकी मीटिंग हुई थी ये इसकी 55th एडिशन थी। इसका मेन रोल इंडियन इकोनॉमी को स्मूथ रन कराना है, मतलब इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ की जो स्टोरी है वो साथ में बैलेंस करते चलाना है। तो ये करेंगे कैसे? बाय एडजस्टिंग वेरियस पैरामीटर्स। तो इसमें इंक्लूड होता है कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करना, और उसके बाद रेपो रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके जैसे अन्य कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये जो सभी पैरामीटर्स होते हैं इसको बाय मंथली रिव्यू करा जाता है, और इसको करने वाले 6 मेंबर कमेटी होती है जो आपस में वोटिंग करके ये डिसाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट साइड से अपॉइंटेड 3 मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई की साइड से होते हैं। टाइमिंग आरबीआई साइड से ऑफकोर्स गवर्नर संजय मल्होत्रा, उसके बाद डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन है, और गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर नागेश कुमार जो कि डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद सौगता भट्टाचार्य एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, और प्रोफेसर राम सिंह फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एमपीसी को चेयर करते हैं गवर्नर संजय मल्होत्रा। अभी जो बाई मंथली मीटिंग हुई है उसमें 5 एमपीसी मेंबर्स गवर्नर संजय मल्होत्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर नागेश कुमार और प्रोफेसर राम सिंह वोटेड फॉर 50 basis point cuts, while Saugata Bhattacharya favored a smaller basis point cut as a 25 basis points. इसी के साथ एमपीसी हैज़ डिसाइडेड टू चेंज इट्स स्टांस फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, मतलब एमपीसी फ्लेक्सिबल रहेगी आगे आने वाले टाइम में रेपो रेट कम करना है या नहीं इसके लिए। गवर्नर के पास कास्टिंग राइट होता है। इन केस अगर 3-3 से वोटिंग टाई हो जाती है तो गवर्नर का वोट फाइनल डिसीजन माना जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड इट विल केयरफुली मॉनिटर इकोनॉमिक डेटा एंड एडजस्ट पॉलिसी टू बैलेंस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। एमपीसी's next meeting is scheduled from 4th to 6th August. Repo rate, and after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Repo rate has decreased to 5.5%. Big move to liquidate the economy. Cash reserve ratio is decreased to 100 basis points. 100 basis points का मतलब होता है 1%. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हैज़ 5.25%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका रेट अभी 5.75% रखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब अगर कभी ओवरनाइट अगर ज़रूरत पड़े कि लिक्विडेशन पम्प करना है इकोनॉमी में, तो ये इसके थ्रू किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन वाइडर मार्केट, एज रेपो रेट डिक्रीजेस ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट आल्सो डिक्रीजेस, सो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स उतना बेहतर रिटर्न नहीं दे पाती, एंड ऑन द अदर साइड बैंक्स को भी लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन अमाउंट मिलता है रिजर्व बैंक साइड से। आरबीआई ये सब पर्पसली करती है टू लिक्विडेट द इकोनॉमी, एज पीपल विल आइदर स्पेंड देयर मनी और इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस। क्योंकि बैंक को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन अमाउंट मिलता है आरबीआई से, तो बैंक्स लोअर इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करती है, तो लोग होम लोन्स या कार लोन्स लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अच्छा रिटर्न ना होने से लोग उनका पैसा स्टॉक मार्केट या अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज, एंड दैट वे मनी गोज इनटू द इकोनॉमी। रिजर्व रेशियो कम होने से बैंक्स एक्स्ट्रा मनी लेंड कर पाती है। सपोज बैंक्स हैव 100 rupees and CRR is 4%, then bank have to keep 4 rupees reserved in RBI. Now it's 3%. बैंक हैव 1 extra rupees to lend it, और ऐसे बैंक्स का इनकम बढ़ जाता है। रिड्यूस CRR से 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ और 2.5 लाख रुपीज़ मार्केट में आ जाएंगे। अब इतना पैसा मार्केट में आएगा तो आप सोचो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ेंगी, और एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल क्या होती है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिवर्स रेपो रेट इज़ करेंटली एट 3.35%। रेपो रेट में जैसे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई को लोन देती है। सिंस संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं, उन्होंने कंसिस्टेंटली रेपो रेट कम किया है। इनिशियली फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट, एंड देन अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट, एंड इस बारी
बिग सरप्राइज़ मिला है। ये सब इसलिए हो पाया एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं, इसका डाटा कम आया है। विच शोज इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ है। अभी के लिए RBI इन्फ्लेशन को 4% के आसपास समझ के चल रही है। इसमें मानसून का भी बड़ा योगदान होने वाला है। अभी के लिए 107% रेनफॉल फॉरकास्ट एक्सपेक्टेड है। फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन कम होने से थोड़ी राहत मिली है। थोड़ा सा LPG सिलेंडर का प्राइस बढ़ा है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी लास्ट अप्रैल महीने में CPI 6 साल के निचले स्तर पे है, विच इज़ 3.2%। फॉर द एंटायर लास्ट फाइनेंशियल ईयर GDP ग्रोथ वॉज 6.5%। लास्ट ईयर ठीक ठाक ही गया है। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP फोरकास्ट इज 6.5%। कंटिन्यूइंग स्ट्रॉन्ग मानसून, रूरल कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ will remain strong, following strong demand from expanding urban service sector. On the other hand, government push for infrastructural projects. Compared to other major economies, India is doing far great. Why I am saying that? चाइना, US, यूरोप से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर रिसेशन की तलवार लटकती दिखती है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ लाइक ट्रेड टेंशन एंड वार के चलते इंडिया का न्यूट्रल स्टांस इंडियन ग्रोथ स्टोरी में मदद करेगा। किसी भी वार में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने से इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए UK के साथ जो बात चल रही है और FTA टॉक विद अदर मेजर इकोनॉमीज से भी पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। स्टिल हमें 8 से 9% से ग्रो करना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत का सपना साकार कर पाएंगे। मुश्किल है, बट कर सकते हैं। मुझे यकीन है इस देश में और इस देश के लोगों में। प्लीज़ कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।